सुनाई दे रहा है? आप सबका शुक्रिया। मैं पहली बात तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इतने सुबह सुबह आप आ गए। हमारे पार्टी की तरफ से पिछले 2-2.5 महीने से हम लोग कैंपेन में लगे हुए हैं, तो इनमें से कई सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था। खास हमारे माइनॉरिटीज़ और स्पेशली हमारे मुसलमान भाई और बहन जो हैं, उनको कुछ चीज़ों के बारे में जो अफवाहें, जो गुमराह करने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी कर रही हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन और इनके बारे में मैं कुछ कहना चाह रहा था। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी एक ज़बरदस्त नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाते हुए हमारी केसीआर साहब की हुकूमत को, बीआरएस हुकूमत को बदनाम करने की बहुत बड़ी कोशिश कर रही है। उन्होंने एक रूमर प्रोपेगेंडा ये चालू कर दिया कि 9 मस्जिदों की शहादत हो गई जब से बीआरएस पार्टी यहाँ पे सत्ता संभाली, यहाँ पे जब से बीआरएस की हुकूमत आई। मैं खुलासा करना चाहता हूँ, क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आप सबको, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है। ये झूठ के बुनियाद पे आज एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, ये सरासर गलत है। मैं पूरी तरह से मैं डिटेल भी लाया हूँ, मैं पूरा छानबीन करके, तहकीकात करके हमारे पार्टी की तरफ से और हमारे गवर्नमेंट की तरफ से मैं जो भी आज डिटेल कह रहा हूँ, आई एम अप फॉर एनी स्क्रूटिनी। आप कोई भी स्क्रूटिनी आप करना चाहें, हम तैयार हैं। जो 9 मस्जिदों की ये बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, मैं बोलना चाहता हूँ, मस्जिद यखाना और अशूर खाना अंबरपेट में जो मस्जिद थी, वहाँ पे हुआ क्या है कि ओरिजिनली एक रेसिडेंस था और अंबरपेट की जो फ्लाईओवर बन रही थी वो 6 नंबर चौरस्ते पे, तो रोड एक्सपेंशन के वास्ते जब बात आई ये मस्जिद खाना अशूर खाना की, तो वहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली रह रही थी। उन्होंने इनफैक्ट किराए पे भी दिया हुआ था एक शॉप के वास्ते। तो जब जीएचएमसी ने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने 2.5 करोड़ उनसे जीएचएमसी से कॉम्पेंसेशन भी लिया और उन्होंने खुद आगे आके वो लैंड को सरेंडर किया। मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, फैमिली आगे आई, कॉम्पेंसेशन ली, बाद में ये हुआ। साथ ही साथ तेलंगाना सेक्रेटेरिएट जब नहीं बन रही थी, पुरानी जब सेक्रेटेरिएट तोड़ के नहीं बनाने की जो बात हुई, तो उसमें मस्जिद दफ्तरे मोतामदी और मस्जिद हाशमी दोनों के बारे में बहुत सारे अफवाहें, बहुत सारे लोग आज कैंपेन कर रहे हैं, बट एक हकीकत तो यह है कि दोनों के दोनों शानदार तरीके से बनाए गए। और हमें तो बस एक और बात भी कहना है, बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि सेक्रेटेरिएट खुद मुस्लिम आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर पे बेस है करके बीजेपी वाले भी बदनाम कर रहे हैं। आप देखिए, ख्वाजा महमूद शमशाबाद मास्क जो है, ये वहाँ पे एक म्युनिसिपल कमिश्नर थे जिनका नाम है साबिर अली। जिस दिन एक आदमी ने हाई कोर्ट में एक फाइल किया पिटिशन कि मॉस्क को इलीगली कंस्ट्रक्ट किया गया, ये म्युनिसिपल कमिश्नर का नाम है साबिर अली। जब साबिर अली साहब आगे आके वो हाई कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट करने के कोशिश कर रहे थे, तो हमारे महमूद अली साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब खुद चले गए वहाँ पे और सारे वक्फ बोर्ड के भी अफसरों को लेके गए और अल्टीमेटली उसको पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्शन भी, ख्वाजा महमूद शमशाबाद मास्क का रिकंस्ट्रक्शन भी पूरी तरह से हम लोग मुकम्मल कर दिए। साथ ही साथ कुतुब शाही मस्जिद शामिरपेट में इसकी भी शहादत की बात हुई थी, बात फैला रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो काम था, ये करतूत जो था, कुछ चंद वहाँ पे लैंड ग्रैबर थे उनकी थी, और जब लैंड ग्रैबर आए उस पर पड़े, उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं आए और उसको गिराने की कोशिश करे, तो उसको पुलिस ने और ऑफिसर्स ने और लोकल जनता ने पूरी तरह से, लोकल जो हमारे हिंदू भाई हैं उन्होंने भी इसकी सपोर्ट की और पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्शन भी करवा दी। यह है कुतुब शाही मस्जिद शामिरपेट। और एक कुत्तागुड़म भद्राद्री में 2019 की बात हो रही है कि एक मस्जिद की शहादत हो गई जो फॉरेस्ट एरिया में थी। बट मैं फिर से कहना चाहता हूँ, वहाँ पे भी
रिकंस्ट्रक्शन हो गया और वहां पे भी फिर हुकूमत नहीं आगे आके पूरी तरह से कोत्तागुडेम भद्राद्री में 2019 में ही फॉरेस्ट वालों को मना के रिकंस्ट्रक्शन भी हमने करवा दिया। साथ ही साथ मस्जिद नूरी शमशाबाद, ये मस्जिद जो है पूरी तरह से आज भी महफूज है, पूरी तरह से इंटैक्ट है। अगस्त में उसके बगल में जो मुलगियां थी वो भी NH नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले वो मलगी हटाए, पर पूरी मस्जिद पूरी तरह से महफूज है। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, इसके बारे में मैं खुद वाकिफ हूँ। हमारे जो लोकल MP है रंजीत रेड्डी और लोकल MLA जो है प्रकाश गौड़, दोनों भी मेरे पास आए थे वहाँ के लीडरों को लेके, और हमने यहाँ पे मस्जिद नूरी का एक नया मस्जिद भी हमने बनाया। इसमें मलगी चले गए पर मस्जिद इंटैक्ट है और नया मस्जिद भी वहाँ पे बनवा दिया गया। साथ ही साथ एक आरोप ये भी लगा जा रहा है कि जलालगुड़ा बालापुर में एक उस्मान मोहम्मद करके कांग्रेस लीडर है, वो फैलाए जा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ, पर मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे हुआ ही कुछ नहीं है। वहाँ पे मस्जिद का वहाँ पे कोई प्रूफ भी नहीं है कि वहाँ पे एक मस्जिद था। तो जो उस्मान मोहम्मद है, ये जो आज कह रहे हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं, सरासर गलत है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आखिरी में 9वीं मस्जिद कुतुब शाही मस्जिद जो हयात बख्शी मस्जिद के बारे में भी कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि इनकी भी शहादत हो गई, बट मैं कहना चाहता हूं आपसे कोई प्रूफ नहीं है इसके बारे में, कोई एविडेंस नहीं है कि ये सच है। भाइयों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप जो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा, जो रूमर मिल जो चल रहा है आज, इसको लेके थोड़ा होशियार रहिएगा, क्योंकि आज तेलंगाना में जीतने के लिए कुछ भी बोल के, मतलब नेगेटिव प्रोपेगेंडा चला के, कुछ भी बोल के, झूठ को वही सच बोलने का एक तरीका निकाल के, एक झूठ को 100 बार बोल के आज जबरदस्ती एक कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी वाले। इसके बारे में मैं हर किसी से कहता हूं कि आप होशियार रहिए। मुझे तो कांग्रेस पार्टी की रवैया देख के मुझे ये लग रहा, आज जो प्यार जता रहे हैं, जो मोहब्बत जता रहे हैं, वो हमारे माइनॉरिटी ब्रदर्स, खास हमारे मुसलमान भाई और बहन की तरफ। मुझे एक कहावत याद आ गई, एक बिल्ली 100 चूहे खा के हज को निकली। वो कहावत याद आ गई मेरे को। कई को बोले तो आज 55 साल हुकूमत चलाने वाली कांग्रेस, 55 साल हुकूमत चलाने वाली कांग्रेस आज आके ये कहती हैं कि मुसलमान गरीब है, लाचार है, पासमंदगी में फंसा हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूं भाइयों, कौन जिम्मेदार है? 55 साल हुकूमत चलाने वाली कांग्रेस जिम्मेदार है कि 9 साल हुकूमत चलाने वाले KCR जिम्मेदार है? आप सोचिएगा। एक बात मैं इस चीज पे कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी इतनी कंफ्यूज्ड है, इतनी बुरी तरह कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उनको किसी भी हाल में वोट चाहिए। इतना कंफ्यूज्ड है वो कि उनके माइनॉरिटी डिक्लेरेशन खुद आज गड़बड़ है। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं, आज कांग्रेस पार्टी ने जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन लाया, ये अगर अमलावरी होगी इसकी, तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा मुसलमानों का। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है अपनी माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में कि सेंसस कराएंगे और माइनॉरिटीज को ले जाके मुसलमानों को BC में डालेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, BC और मुस्लिम का क्या वास्ता है? हाँ, 4% तहफुजात के लिए मुसलमानों को, चंद मुसलमानों को, चंद कम्युनिटीज को ऐड किया गया BC में, BCE करके एक कैटेगरी बना के ऐड किया गया। बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे मुसलमान आज BCE कैटेगरी में है। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों भी एक ही आवाज से बोल रहे हैं। अमित शाह, किशन रेड्डी और नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि 4% तहफुजात हटा देंगे। मैं उनसे कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं और कांग्रेस वालों से भी कह रहा हूं, जो 4% तहफुजात है ये रिलीजन के बेसिस पे नहीं है। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने मुसलमानों में जो लोग गरीब हैं, जो लोग पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको BCE कैटेगरी में, उनको हर किसी मुसलमान को नहीं, उनमें से कुछ लोगों को इसमें ऐड करते हुए फिर बैकवर्ड क्लास कमीशन ने ये रिपोर्ट दिया था कि आप रिजर्वेशन अमल करो। आज अगर सेंसस करेंगे, जैसा कांग्रेस पार्टी कह रही है, कास्ट सेंसस करेंगे और मुसलमानों को ले जाके अगर BCs में अगर इंक्लूड कर देंगे, आपका माइनॉरिटी दर्जा चला जाएगा। माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री नहीं रहेगी, माइनॉरिटी कमीशन नहीं रहेगी, माइनॉरिटी कॉरपोरेशन नहीं रहेगी, और माइनॉरिटीज के लिए अलग से जो आपके लिए एक प्रोविजन है, क्योंकि आपको ऑलरेडी दस्तूर आपको पहचानती है। आज
रिलीजियस माइनॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है, दस्तूर रिकॉग्नाइज करती है। बट कांग्रेस पार्टी का ये नादानी नहीं है। मुझे तो लगता है कि आज आरएसएस का आदमी आज कांग्रेस पार्टी को चला रहा है तेलंगाना में, रेवंत रेड्डी। इस वजह से आज कांग्रेस जो है एक कास्ट सेंसस में आज एक कंफ्यूजन क्रिएट करके अल्टीमेटली यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी बात आज कांग्रेस बीजेपी कर रही है, उसको अल्टीमेटली सपोर्ट करने की एक साजिश लग रही है मुझे। आप ये सोचना, इलेक्शन के वास्ते नहीं बोल रहा हूं, आप सोच समझ के संजीदगी से काम लेना। आप भी, हमारे भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी थोड़ा इस पे तहकीकात करिए, छानबीन करिए, इससे क्या नुकसान होता, फायदा होता, क्या होगा, जरा आप भी, आप दानिशमंद लोग हैं तो आप थोड़ा इस पे भी छानबीन करें, मेरी रिक्वेस्ट आपसे है। क्योंकि एक बार अगर आप बीसी में इंक्लूड हो गए तो फिर माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री की कोई चांस नहीं रहेगा, माइनॉरिटी कमीशन की कोई चांस नहीं रहेगी, और अलग से बॉडी जो इंतजाम इससे पहले किए गए थे उनका कोई भी आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। आखिरी में मैं एक कहूंगा जरूर, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जो उन्होंने बनाया, सेंसस की जो बात की, वो सेंसलेस बात है, वो सेंसस नहीं सेंसलेस बात है। मैं फिर से कहता हूं, अगर वो सेंसस होगा, अगर आपको ले जाके बीसी में डाला जाएगा तब होगा, आप याद रखिएगा। और आज तक जब से मैंने ये मुद्दा उठाया तब से लेके आज तक वो कांग्रेस पार्टी वाले कम से कम क्लैरिफाई तक नहीं करे। मैं जो बात कह रहा था आपसे 4% तहफीजात के बारे में, मैं याद दिलाना चाहता हूं, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने मुसलमानों में से 14 सेक्शन को पहचाना और उनके वास्ते अमलावरी की। कई सारे लोगों को इसमें एक्सक्लूड भी किया गया था। आज ना अमित शाह जानते हैं, ना किशन रेड्डी जानते हैं, ना रेवंत रेड्डी जानते हैं कि आज मुसलमानों में सैयद, मुगल, पठान, ईरानी, बोरा जैसे कम्युनिटीज को रिजर्वेशन अमल नहीं होती। जो गरीब है, जैसे बार्बर है, बुचर है, स्टोन क्रशर है, वॉशरमैन है, जो गरीब है, एकदम गरीब है, उनको गरीबी के हिसाब से, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ये जो बात फैलाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जो साजिश बीजेपी कर रही है कि रिलीजियस बेसिस पर रिजर्वेशन है, इस सरासर गलत है। और फिर से मैं कहता हूं, हमने वादा किया था 12% तहफीजात की, हम उस पर बिल्कुल कंसिस्टेंट है। 2016 में हमने तेलंगाना असेंबली में एक बिल पास किया कि आप बढ़ाइए रिजर्वेशन, सुधीर कमीशन को हमने बिठाया और उस कमीशन के बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे नहीं बल्कि उनके कमीशन के बेसिस पे हमने बिल पास करके दोनों भी हाउसेस में, असेंबली में, काउंसिल में हमने दिल्ली भेजा। पर दिल्ली में जो बीजेपी की हुकूमत है, आप तो जानते ही हैं आपकी तरफ उनकी क्या रवैया है। इसलिए भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं, पूरी कोशिश हमने की कि यहां से जो बिल हमने भेजा दिल्ली, केंद्र सरकार को, वहां पे जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको मनाने की कोशिश हमने की। पर मोदी सरकार तो आप जानते ही हैं, जो 4% है उसको रद्द करने में पड़े हम लोग। इसीलिए हमको कोई इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हमारे पास आए, केसीआर साहब के पास, और उन्होंने एक सलाह मशूरा दिया कि भाई ऐसा है, मोदी तो नहीं करने देंगे आपको 12%, तो आप ऐसा करो, कहीं 12% के चक्कर में 4% ना खो जाना, क्योंकि फिर तो तबाही मचेगी और सारे के सारे लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। और ये सरासर नाइंसाफी है। हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन जिनको मिला 4%, उनके लिए बहुत बड़ी मतलब खात्मा होगा, बहुत बड़ी खतरनाक उनके लिए एक स्टेप हो जाएगा। तो इसलिए हमने स्ट्रेटेजिकली बिल पास करने के बाद भी हमने स्ट्रेटेजिकली थोड़ा एक गवर्नमेंट पीरियड हमने अपनाया। वादा भर करते हैं आपसे, 2024 में उम्मीद है कि एक सेक्युलर गवर्नमेंट बनेगी, यूनियन गवर्नमेंट, और उसमें बीआरएस का भी अहम भूमिका रहेगा, अहम रोल रहेगा। तो वादा यह है, जो 2016 में हमने असेंबली में बिल पास की 12% तहफीजात की, उसको फिर ले जाएंगे दिल्ली और लड़ेंगे और इंशाल्लाह हासिल भी करेंगे, ये वादा आपसे। साथ ही साथ एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी हो, अमित शाह हो या जो भी हो, कुछ भी बोले, 4% हटाना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये जो है सोशियो इकोनॉमिक बुनियाद पे रिजर्वेशन दिया गया। और इसको लेकर सवाल भी कई लोगों ने किया, कोर्ट में भी ये ठहरा नहीं। तो आज जो एक बहकाव में लाने की, हमारे हिंदू भाइयों को, थोड़े लोगों को जो जज्बाती है उनको थोड़ा बहकाव में लाने की जो कोशिश अमित शाह कर रहे हैं, मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं, जो रिजर्वेशन दी गई वो रिलीजन की बुनियाद पे नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक बुनियाद पे है। इसीलिए आप भी बहक मत जाना, मैं कहता हूं।
एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर और उनके साथी पूरे आए थे केसीआर जी से मिलने, हमने साफ साफ ये कह दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके हमारी रवैया साफ है। किसी भी हाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम किसी भी हाल में सपोर्ट नहीं करें। वो इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो प्रपोजल है दस्तूर के खिलाफ है। आज अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, उसमें गारंटी दी गई आर्टिकल 25 में फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन, उसके खिलाफ है। साथ ही साथ आर्टिकल 29 राइट टू हैव अ डिस्टिंक्ट कल्चर। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं है। आज हिंदुस्तान में कई ऐसे ट्राइबल ग्रुप हैं जिनकी अपना अलग पहचान है, तो उनके भी खिलाफ है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुखालिफत जो हम कर रहे हैं वो मुसलमानों के वोट के वास्ते नहीं कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के लिए एक खतरा बन सकता है। हिंदुस्तान में जो स्पेशल ग्रुप्स हैं उनके लिए खतरा बन सकता है। इसलिए मैं कहता हूं भाइयों, आज ना सिर्फ मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूं, बीजेपी आपको ये कहती है कि हिंदू खतरे में है, पर अगर आप यूसीसी जैसे कारनामा अगर करेंगे तो हिंदू खतरे में नहीं रहेंगे बल्कि हिंदुस्तान खतरे में पड़ेगी। क्योंकि ट्राइबल ग्रुप्स और कई सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनको भी इसको लेके एतराज है, जिनको भी इसको लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके कई सारे डाउट और कई सारे चैलेंजेस हैं। एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं, हमने कभी भी सेक्युलरिज्म को पॉलिटिकल टूल नहीं बनाया। हमने कभी भी कहीं भी पिछले 9.5 सालों में सेक्युलरिज्म के नाम लेके वोट नहीं मांगा। अगर आप हमारी प्रैक्टिस देखेंगे, हमारे लीडर केसीआर साहब की अगर हिस्ट्री देखेंगे तो आप ये पहचानेंगे। केसीआर साहब की तजुर्बा है 45 साल सियासत में। 1985 में पहली बार एमएलए बने थे, पर 1978 से वो पॉलिटिक्स में है। आप एक मिनट के लिए उनका अगर हिस्ट्री देखेंगे, जिंदगी में 45 साल में एक बार भी, जब से सिद्दीपेट में थे तब से लेके आज तक चीफ मिनिस्टर बनने तक, जिंदगी में एक बार भी बीजेपी के साथ नहीं दिए। हमेशा सेक्युलर रहे हैं, आगे भी सेक्युलर रहेंगे। हम सेक्युलर बाय चॉइस है, बाय चांस नहीं है। हम पॉलिटिकली कन्वीनियंस के लिए सेक्युलर नहीं है, हम मजबूरी के लिए सेक्युलरिज्म नहीं प्राप्त करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हैदराबाद के बाहर अगर कोई इकबाल मीनार बना पहली बार, तो बना सिद्दीपेट में 1985-1986 में केसीआर साहब ने बनवाया। हैदराबाद के बाहर कोई एक शादी खाना बना पूरे आंध्र प्रदेश में, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, तो वो था सिद्दीपेट। ना सिर्फ वो बल्कि 45 साल के अपने करियर में केसीआर साहब ने कभी भी बीजेपी के साथ कोई समझौता नहीं की। और जब से हमारी पार्टी बनी 2001 में, लोग 5वीं इलेक्शन है हमारे लिए, 5th इलेक्शन है। ये 5 इलेक्शनों में अगर आप देखेंगे 2 बार हमने अलायंस किया। 2004 में हमने अलायंस किया कांग्रेस के साथ, क्योंकि उन्होंने वादा किया था तेलंगाना देंगे। उसके बाद हमने रियलाइज किया गलती थी, क्योंकि लोग चीट कर दिए, हमें तेलंगाना नहीं दिए, तो बाहर आ गए 2006 में और फिर लड़ाई जिद्दोजहद चालू कर दी। 2009 में हमारी अलायंस हुई थी कम्युनिस्ट और टीडीपी के साथ, क्योंकि टीडीपी ने भी वादा किया था कि तेलंगाना की ताउन करेंगे। उसके बाद जब तेलंगाना केसीआर साहब की जिद्दोजहद और भूख हड़ताल 2009 में जो शुरू हुई, उसको लेके 11 दिन मौत के मुंह में जाके केसीआर साहब जो तेलंगाना हासिल करे। उसके बाद में 2014 में हमने अकेले ही लड़ाई की, इलेक्शन में अकेले ही गए। 2018 में भी हम लोग अकेले लड़े और 2023 में भी हमारी जंग जो है, हमारी लड़ाई जो है, अकेले ही हम लोग लड़ रहे हैं। जिंदगी में 45 साल में कभी भी बीजेपी के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले केसीआर के खिलाफ आज यहाँ पे राहुल गांधी आके अनशन बोलते हैं। और ये बात तो जाहिर है दोनों राहुल जी को और मोदी जी को दोनों को भी पसंद हम नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए खतरा है केसीआर पॉलिटिकली। अब मोदी आके ये कहते हैं कि केसीआर ने पैसा दिया कांग्रेस को कर्नाटक में, अब राहुल आके ये कहते हैं कि ये बीजेपी के बी टीम है। पर राहुल गांधी तो आदत से मजबूर है बेचारा, क्योंकि जाता है कोलकाता, वहां जाके बोलता है दीदी आप बीजेपी के बी टीम हो, वहां से जाता दिल्ली, वहां बोलता केजरीवाल आप बीजेपी के बी टीम, और फिर वहां से आके हैदराबाद आके बोलता आप बी टीम है बीजेपी के केसीआर साहब। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे
क्या राहुल गांधी और कांग्रेस ने ठेका ले रखा है क्या इस देश के मुसलमानों पे, इस देश के मुसलमान वोटों पे, आपकी पूरे काम पे? उनको अगर लगता है कि उन्होंने वो ठेकेदार हैं और उनको ही वोट मिलना है और मुसलमानों को उनको ही सपोर्ट करना है, ये कहां की रीत है? क्या मुसलमान इस देश के शहरी नहीं है क्या? अगर कोई एक शहरी होने के नाते अच्छा गवर्नमेंट अगर मैं चूज करना चाहता हूं, एक सेक्युलर गवर्नमेंट को मैं चूज करना चाहता हूं, तो आप होते कौन हो डिक्टेट करने वाले? बीजेपी बी टीम बोलने वाले, मैं उनको एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, अगर हम बीजेपी के बी टीम होते तो हम पे केस क्यों लगता, केसेस क्यों बनाते हैं? आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? आईटी रेड होते हैं, ईडी रेड होते हैं, ईडी के केस लगते हैं, मोदी आके बोलते हैं कि इनको सबको जेल में डाल देंगे। अगर हम बी टीम होते तो ये सब होता क्या? और दूसरी बात मैं ये भी पूछना चाहता हूं आपसे, अगर हम बी टीम होते तो क्या हम इतना बड़ा रकम जो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हम खर्च कर रहे हैं पिछले 10 साल में, ये क्या हम खर्च कर पाते? आप एक मिनट के लिए सोचिए, आज कांग्रेस की जो हुकूमत है, राजस्थान में है उनकी हुकूमत, जहां की आबादी है मुसलमानों की 80 लाख, क्या बजट है कांग्रेस पार्टी की माइनॉरिटी वेलफेयर राजस्थान में? 540 करोड़। जहां 80 लाख मुसलमान हैं राजस्थान में, जहां बहुत बड़ी बजट है, बड़ी दिल तो है नहीं कांग्रेस के पास, 540 करोड़ वहां की माइनॉरिटी वेलफेयर बजट है। और कर्नाटक में 90 लाख, 90 लाख पॉपुलेशन है मुसलमानों की, और वहां की बजट अभी जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने किया 2000 करोड़। और अगर आप छत्तीसगढ़ देखेंगे, जहां आबादी है करीब करीब 6 लाख, वहां की बजट है 100 करोड़ से भी कम। भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में आज सबसे ज्यादा आबादी अगर मुस्लिम्स की है तो वो है उत्तर प्रदेश में, जहां 4 करोड़ आबादी है, जहां की बजट है 1700 करोड़। इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में अगर आप देखेंगे तो 2.5 करोड़ मुसलमान है, जहां की बजट है 2000 करोड़। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, 1 करोड़ 40 लाख वहां की आबादी है और वहां की बजट है 670 करोड़। उसके बाद है राजस्थान, जहां की बजट अभी मैंने बताया आपको, पॉपुलेशन 80 लाख है और बजट है 540 करोड़। और तेलंगाना की नंबर 6ठी नंबर 6th है, 50 लाख यहां की आबादी है और यहां की बजट है 2200 करोड़। मैं कहना यह चाहता हूं, पिछले 9.5 सालों में किसने कहा हमसे कि आप खर्च करो? आज हमने खर्च किया। अगर कोविड नहीं होता तो कम से कम 15,000। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद।